चलिए बेटा, कल हम लोग बात कर रहे थे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की। राज्य के नीति निर्देशक तत्व इनको शॉर्टकट में हम बोलते हैं डीपीएसपी। शॉर्टकट में इनको बोला जाता है डीपीएसपी। अंग्रेजी में कहते हैं इनको डायरेक्टिव प्रिंसिपल प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ऑफ स्टेट पॉलिसी, स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसलिए कह रहे हैं DPSP। क्या क्या इम्पोर्टेंट है? कल भी मैंने आप लोगों को एक बात बोली थी। मैंने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के जिस भाग में आते हैं, भाग का नंबर है 4। भाई, पहले में आता संघ और उसका राज्य क्षेत्र, दूसरे में आती है नागरिकता, तीसरे में आती है मौलिक अधिकार और चौथे में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसमें कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं? तो आर्टिकल आते हैं भैया 36 से 51। और ये याद रखना है कि इसके आर्टिकलों में बातें पूछी जाती हैं। आर्टिकल्स बहुत इम्पोर्टेंट हैं। जैसा फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल बहुत इम्पोर्टेंट हैं, उनकी तो डिटेल भी इम्पोर्टेंट है। इनके डिटेल इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आर्टिकल कौन से में क्या लिखा गया है ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है। कल भी मैंने आपको एक बात बताई थी कि इनका स्रोत क्या है, कहाँ से लिए गए हैं। तो आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। ये बताया जाता है कि आयरलैंड ने भी इनको ग्रहण करा था कुछ संशोधनों के साथ स्पेन से। तो हमने स्पेन वाले नहीं उठाए हैं, हमने आयरलैंड से उठाए हैं। हालांकि ये प्रोसेस आयरलैंड ने भी कहाँ से लिया था? स्पेन से लिया था, ऐसा बताया जाता है। तो हमने कुछ जो संशोधन के साथ आयरलैंड ने उनको अपनाया, हमने आयरलैंड से उनको लिया है। ठीक है। अब जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं? विशेषताएं, जो बच्चे ऐसे हैं जो बड़े एग्ज़ाम की प्रिपेयर कर रहे हैं, पीसीएस लेवल की, या जो बच्चे ऐसे हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं एसआई के एग्ज़ाम की, उसमें चूँकि संविधान के सवाल आते हैं और यहीं से सवाल पूछता है विशेषताओं से। तो विशेषताएं बहुत इम्पोर्टेंट हैं। हालांकि मैंने आपको मूल अधिकारों की भी विशेषताएं बताई थी कि मूल अधिकार जो हैं वो क्या क्या अपनी विशेषताओं को रखते हैं। ऐसे ही राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की क्या क्या विशेषताएं हैं, उनको थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। इम्पोर्टेंट है, बहुत अच्छा पोर्शन है विशेषताओं वाला। पहली बात देखिए, ये सकारात्मक हैं। ये सकारात्मक हैं।
जैसे मैंने बताया था कि सरकार के लिए फंडामेंटल राइट्स नेगेटिव होते हैं, नहीं होते। मूल अधिकार जनता के लिए, मैंने कहा था ना कि व्यक्ति के लिए वो सकारात्मक है मूल अधिकार, जबकि राज्य के लिए नकारात्मक होते हैं। ये राज्य के लिए सकारात्मक हैं, राज्य के लिए सकारात्मक हैं। इसका मतलब ये हुआ कि राज्यों को कुछ कामों को करने की आज़ादी देते हैं, ठीक है, कुछ कामों को करने की छूट देते हैं। राज्यों को कुछ मामलों में इनकी आवश्यकता होती है। राज्यों को हाँ, कुछ मामलों में राज्यों को कुछ मामलों में इनकी आवश्यकता होती है। राज्यों को कुछ मामलों में इनकी आवश्यकता होती है, इसलिए राज्य के लिए नीति निर्देशक तत्व जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो इम्पोर्टेंट है, सकारात्मक है उसके लिए। इसका मतलब एक और भी बनता है कि स्टेट जो है वो कुछ विशेष पॉलिसी निर्धारित कर सकता है। दूसरा है, देखिए इम्पोर्टेंट है, इफेक्ट भी कहा जाता है ये गैर न्यायोचित है। ये गैर न्यायोचित है, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। मैंने उस समय बोला था जब फंडामेंटल राइट्स कराए थे कि मूल अधिकार जो होते हैं वो न्यायोचित होते हैं, वाद योग्य हैं। ये वाद योग्य नहीं है। इसका मतलब ये निकलता है कि अगर कोई स्टेट नीति निर्देशक तत्वों को फॉलो नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में आप उस राज्य के खिलाफ कोर्ट नहीं जा सकते। एक आर्टिकल आपने सुना होगा जो मादक पदार्थों का निषेध करता है। राज्य को ये अधिकार है कि लोक स्वास्थ्य को बेहतर रखने के लिए स्टेट में वो मादक पदार्थों का प्रयोग प्रतिबंधित कर सकता है। बिहार ने शराब को बंद कर रखा है, यूपी में शराब बंद नहीं है मान लीजिए। तो इसका मतलब ये निकलता है कि राज्यों को कुछ कामों को करने की स्वतंत्रता देता है। भाई कोई स्टेट इन्हें लागू भी कर सकता, कोई लागू नहीं भी कर सकता। अब सवाल निकलता है कि अगर कोई स्टेट ऐसा है जो फंडामेंटल, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को नहीं लागू कर रहा है तो उसके खिलाफ आप कोर्ट नहीं जा सकते। इसका मतलब ये गैर न्यायोचित है। मूल अधिकारों का हनन होता है तो आर्टिकल 32 और 226 के तहत आप कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं, है या नहीं है। लेकिन नीति निर्देशक तत्वों का अगर हनन होता है या राज्य इन्हें लागू नहीं करता है तो उस राज्य के खिलाफ आप कोर्ट नहीं जा सकते। करेक्ट। तीसरी बात कह रहे हैं, देखिए ये वाद योग्य नहीं है। इसका मतलब वैसे यही है, ये वाद योग्य नहीं है, ये वाद योग्य नहीं है। इसका मतलब ये वाद योग्य नहीं है, जबकि फंडामेंटल राइट्स जो है वो वाद योग्य हैं। बताया था वो व्यक्ति के लिए सकारात्मक हैं और राज्य के लिए नकारात्मक हैं। ये राज्य के लिए सकारात्मक है। देखिए और क्या है विशेषता, और विशेषता क्या है डीपीएसपी की, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की, यहाँ लिख देते हैं। देखिए और क्या विशेषता बेटा, बताया जाता है ये सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र जैसे शब्दों का उल्लेख कहाँ में दिया गया है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। तो ये सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं।
स्थापना करते हैं। ये सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करते हैं, इस्टेब्लिश करते हैं। ये समाजवादी होते हैं, मतलब सबके लिए हैं। फिर ये समाजवादी होते हैं, ये समाजवादी होते हैं क्योंकि ये समुदाय के कल्याण को प्रोत्साहित करते हैं, क्योंकि ये समुदाय के कल्याण को प्रोत्साहित करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। इसका मतलब आप समझ गए होंगे, ये किसी एक के लिए नहीं है, सबके लिए है। सबको सामाजिक और आर्थिक, ये सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को मजबूत करते हैं, समुदाय के कल्याण के लिए, लोगों के भले के लिए होते हैं। ठीक है, इसलिए ये समाजवादी होते हैं। ठीक है, ऐसे कह रहे हैं इन्हें लागू रखने के लिए विधान की आवश्यकता होती है। इन्हें लागू रखने के लिए, इन्हें लागू रखने के लिए, इन्हें लागू रखने के लिए विधान की आवश्यकता होती है। विधान की आवश्यकता होती है। विधान मतलब कानून। अब एक बात तुम मुझे बताओ, अभी आपने सुना होगा कि यूसीसी समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला राज्य बना है उत्तराखंड, सुना होगा। अब उत्तराखंड ने यूसीसी को लागू कर दिया अपने यहाँ, यूपी में लागू नहीं है और किसी राज्य में नहीं है गोवा को छोड़कर, है ना, समझिए मेरी बात। तो सवाल यह है कि जब उत्तराखंड ने यूसीसी को लागू करा होगा तो उसके लिए कानून बनाया होगा, नहीं बनाया होगा? पहले यूसीसी कानून बनाया होगा और कानून बनाकर उसको लागू करा होगा। तो यूसीसी का उल्लेख राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है। इस उदाहरण से आप समझिए कि यूसीसी का उल्लेख आर्टिकल 44 में मिलेगा। इसका मतलब वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के दायरे में आता है, और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के दायरे में आता है तो उनको लागू तब किया जाएगा, उनको लागू तब किया जाएगा जब उसके लिए क्या बनाया जाएगा? विधान, मतलब कानून बनाया जाएगा। तो कानून बना के इन्हें लागू कर सकते हैं। उत्तराखंड ने यूसीसी कानून बनाया और उसके बाद में उसको लागू कराया। समझ में बात आ रही है? या बिना कानून बनाए लागू कर दोगे? भाई कानून तो बनाना पड़ेगा। तो इन्हें कानून बनाकर लागू किया जा सकता है। ये समाजवादी होते हैं क्योंकि ये समुदाय का कल्याण करते हैं। तो जैसे मैंने बताया है कि अगर यूसीसी कानून बनाया गया है तो क्या किसी विशेष व्यक्ति के लिए बनाया गया है या फिर वो स्टेट की समस्त जनता के लिए बनाया गया है? समस्त जनता का मतलब है उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो लोग भी रहते हैं वो सबको के लिए है, किसी एक विशेष समुदाय के लिए है? वो सबके लिए है। इसलिए समान नागरिक संहिता उसको बोल रहे हैं। इसलिए ये समाजवादी होते हैं। ये समाजवादी होते हैं भैया। कह रहे हैं ये सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को मजबूत बनाते हैं। सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को मजबूत बनाते हैं क्योंकि ये लोक कल्याण की बात करते हैं। ठीक है, अब सवाल पेपर में क्या मिलेगा? सवाल ऐसा पूछा जाएगा कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन गलत है? गलत कौन सा है? पहले में लिखा ये समाजवादी होते हैं, बी में लिख दिया, बी में उन्होंने लिख दिया ये सकारात्मक होते हैं, सी में लिख दिया ये गैर न्यायोचित हैं, और डी ऑप्शन में लिख दिया ये नकारात्मक होते हैं। इसमें एक बात गलत है। क्या ये नकारात्मक होते? नहीं होते। कभी कभी ऐसा पूछेगा कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में हाँ कौन सा कथन सही है? कूट के अनुसार विचार कीजिए, मिलान कीजिए। कूट के अनुसार पहले में लिखा है ये समाजवादी है, दूसरे में लिखा है ये वाद योग्य नहीं है, तीसरे में लिखा है ये गैर न्यायोचित है, चौथे में लिखा है उसमें ये सकारात्मक है। सकारात्मक है। अब ऑप्शन शुरू हो गए। पहला सही है केवल, बी में लिख दिया पहला और तीसरा सही है,
डी में लिख दिया पहला, तीसरा और चौथा सही है, और डी ऑप्शन में लिख दिया उपरोक्त सभी सही है। तो आपने ध्यान से सुना ही नहीं मेरी बात को, उपरोक्त सभी ठीक हैं। तो ऐसे सवाल जब एसआई के एग्ज़ाम में, पीसीएस के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो जो है ना खूब रट्टाफिकेशन वाले बच्चे होते हैं ना, वो सब इसे छोड़ जाते हैं, वो सीधा पढ़ते हैं आर्टिकल 44, आर्टिकल 48, आर्टिकल 51, ऐसा पढ़ कर जाते हैं वो। और ये चीज़ें जो है वो वनडे एग्ज़ाम में तो आ सकती हैं, लेकिन एक अच्छे लेवल के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन सीधे सीधे नहीं पूछे जाते। अभी मैंने भाग नंबर 1 का टेस्ट कराया था। भाग नंबर 1 का टेस्ट आपने देखा होगा, कुछ सवाल कैसे थे, कुछ सवाल बहुत सिंपल थे और कुछ सवाल कैसे थे, कुछ सवाल हार्ड लैंग्वेज के थे। तो जब हार्ड लैंग्वेज का सवाल पूछा जाएगा यहाँ से, तो वो इसी तरीके की बातें करेगा जैसे मैंने आपको बताई है। सबसे पहली बात याद रखो, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में ये सकारात्मक है। सकारात्मक इसलिए इनको हम बोल रहे हैं क्योंकि राज्य को विशेष शक्तियाँ प्रदान करते हैं। दूसरी बात, ये गैर न्यायोचित है, अर्थात तीसरी बात, ये वाद योग्य नहीं है। अगर इनका हनन होता है या कोई स्टेट इनको लागू नहीं करता है तो आप कोर्ट नहीं जा सकते। चौथी बात मैंने बताई है, ये समाजवादी होते हैं क्योंकि ये लोक कल्याण की बात करते हैं। पांचवा मैंने बताया था, ये भारत में या किसी भी राज्य में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को मजबूत बनाते हैं। और छठी बात मैंने बताई थी कि कोई भी स्टेट जब इनको लागू करेगा तो लागू करने से पहले वो कानून बनाएगा, कानून बनाकर इनको लागू किया जा सकता है। सिंपल सी बात हो गई, ठीक है। चलिए, एक बड़ा अच्छा सवाल है और क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि निर्देशक तत्वों में गांधीवादी सिद्धांतों का प्रतिबिंब। गांधीवादी विचारधारा महात्मा गांधी की विचारधारा थी। गांधी के विचार, एक सवाल समझिए, ऐसा पूछा जाएगा कि गांधी जी के विचार भारतीय संविधान में कहाँ प्रतिबिंबित होते हैं। जो गांधी सोचते थे, महात्मा गांधी जी जो सोचते थे, उनके विचार भारतीय संविधान में कहाँ प्रतिबिंबित होते हैं, आपको कहाँ दिखाई देते हैं। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में गांधी की विचारधारा को मेंशन किया गया है। ऐसा लगता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो एक प्रतिबिंब है गांधी के विचारों का, ठीक है। तो दो चार बातें यहाँ से भी नोट करिए। एक सवाल तो ये बनेगा कि महात्मा गांधी के जो गांधीवादी विचारधारा थी, वो विचारधारा भारतीय संविधान में कहाँ देखने के लिए मिलती है। मूल अधिकारों में, मूल कर्तव्यों में, नागरिकता में, और डी ऑप्शन हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। तो कहाँ मिलती है वो? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में गांधीवादी सिद्धांतों का प्रतिबिंब। गांधीवादी सिद्धांतों का प्रतिबिंब। अब मैं अगर तुमसे सवाल इसी लाइन से पूछ लूं कि बताइए भारतीय संविधान के किस भाग को गांधीवादी सिद्धांतों का प्रतिबिंब कहा गया है। भारतीय संविधान के किस भाग को गांधीवादी सिद्धांतों का प्रतिबिंब कहा गया है? तो भाग नंबर 4। ये वाला क्वेश्चन तो याद रखेंगे ना, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। जब ये पेपर में पूछा जाता है इस तरीके का कि गांधीवादी विचारधारा भारतीय संविधान में कहाँ देखने के लिए मिलती है, तो बड़े बड़े अच्छे पढ़ने वाले बच्चे इस सवाल का जवाब नहीं दे पाते, ठीक है। इस सवाल का जवाब नहीं दे पाते। आर्टिकल सबको रटे हुए होते हैं, सब जानते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से आए हैं, सबको पता चल गया अब। इसलिए मैंने कहा है कि जो बच्चे बड़े एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं या वो तैयारी करना चाहते हैं, तो थोड़ा सा इन चीज़ों को संभल के देख के जाएं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। एसआई की पसंद है भाग 3 भाग 4, ठीक है। चलिए भाई, गांधीवादी विचारधारा का उल्लेख
राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों मिलता है तो क्या क्या सिद्धांत मैच करते हैं देखिए। पहला है ग्राम पंचायतों की स्थापना। ग्राम पंचायतों की स्थापना, ये जो ग्राम पंचायतों की स्थापना है, आपको पता होगा भारतीय संविधान के भाग 4 के आर्टिकल 40 में आएगा ना, अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन की बात है। और गांधी खुद कहते थे कि वास्तविक भारत गांव में निवास करता है। गांधी कहते थे कि गांवों का विकास अगर होगा तो देश का विकास होगा। ठीक है, गांधी ने कहा था कि भाई वास्तविक भारत कहाँ दिखाई देता है, हमें गांव में दिखाई देता है। इसका मतलब गांधी जी ने गांव को आधार बनाया है भारत का आधार गांव है। ठीक है, इसी को ध्यान में रखते हुए आर्टिकल नंबर 40 में ग्राम पंचायतों के गठन की बात है, और वो कहाँ है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। तो गांधी की विचारधारा क्या थी कि वास्तविक भारत गांव में रहता है, इसका मतलब गांव का विकास करिए, और गांवों के विकास के लिए ग्राम पंचायतों को निहित किया गया भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 40 में। तो गांधी के विचार से मिलता है या नहीं मिलता ये? तो गांधी जी के विचार से मिलता है ये पोर्शन। दूसरा कह रहे हैं, देखिए दूसरा गांधी का विचार कहाँ मिलता है, दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों का संरक्षण। दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी, अर्थ कहते हैं आर्थिक, अर्थ संबंधित अर्थ संबंधित हितों की अभिवृद्धि, हितों की अभिवृद्धि। ग्रामों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन, ग्रामों में कुटीर उद्योगों को या उद्योगों का प्रोत्साहन, लोक स्वास्थ्य में सुधार, लोक स्वास्थ्य में सुधार, कृषि और पशुपालन संगठन, कृषि और पशुपालन संगठन, और क्या भैया, पर्यावरण का संरक्षण, पर्यावरण का संरक्षण संवर्धन, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण, ये सब चीज़ें गांधी की विचारधारा से मैच करती हैं। ये सब चीज़ें महात्मा गांधी की विचारधारा से मैच करती हैं, और सबके सब ये हिस्से जितने भी मैंने लिखे हैं, और भी तमाम हिस्से ऐसे हैं भारतीय संविधान के भाग 4 में निहित हैं, और ये गांधी के विचार से मैच करते हैं। महात्मा गांधी जी के विचारों से ये क्या करते हैं, मैच करते हैं। तो एक सवाल जो मैंने बोला था, अब उससे एक लाइन में याद रखने की ज़रूरत है कि महात्मा गांधी के जो विचार हैं, उनके जो सिद्धांत हैं, वो भारतीय संविधान में कहाँ प्रतिबिंबित होते हैं। तो भाग 4 अर्थात राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में ये मौजूद हैं। ठीक है,
राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में महात्मा गांधी के विचार निहित हैं। ग्राम पंचायतों की स्थापना दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि, गांव में कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन। गांधी जी बोलते थे कि बड़े उद्योग इतने इम्पोर्टेंट नहीं हैं जितने इम्पोर्टेंट लघु उद्योग हैं, कुटीर उद्योग हैं। लघु और कुटीर उद्योग ऐसे उद्योग होते हैं जो आम जनमानस से जुड़े हुए होते हैं और उससे आम जनमानस को क्या होता है, लाभ होता है, उसकी तरक्की होती है। इसलिए गांधी कहते थे कि चरखा, खादी, ठीक है, तो चरखा चलाया जाएगा, धागा बनाया जाएगा, उस धागे से कपड़े बनेंगे, तो कहीं ना कहीं गांव में जो व्यक्ति चरखा चलाने का काम करता है, हाँ, ये उसके भी आर्थिक हितों को लाभ पहुंचाएगा। इसलिए कुटीर उद्योग इम्पोर्टेंट है। आपने देखा होगा एक बड़ी फैक्ट्री लगती है, बड़ी फैक्ट्री का ओनर होता है ना, उसमें लोग भी काम करते हैं। गांधी कहते थे कि बड़ी संस्थाएं ना बना के कुटीर उद्योगों की स्थापना की जाए। लोक स्वास्थ्य में सुधार की बात गांधी करते थे, कृषि और पशुपालन संगठन की बात करते थे, पर्यावरण के संरक्षण की बात करते थे, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों के संरक्षण की बात करते थे। और ये सभी बातें जो हैं भारतीय संविधान के भाग नंबर 4 के अंतर्गत निहित हैं। ठीक है, तो पहला तो मैंने बताया कि बताइए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान के किस भाग में आते हैं, तो भाग नंबर 4। कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं, 36 से 51 तक। तीसरी बात बताई थी ये कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड से लिए गए हैं। चौथा, विशेषताओं की बात करें तो ये सकारात्मक है, ये गैर न्यायोचित है, ये वाद योग्य नहीं है, ये समाजवादी है, इन्हें कानून बनाकर लागू किया जा सकता है और ये हाँ सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। विशेषताएं भी हो गई सभी, ये एक लाइन में मैंने सब बोल दी। ठीक है, गांधी जी के विचार भारतीय संविधान के भाग नंबर 4 में प्रतिबिंबित होते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। अब इम्पोर्टेंट क्या मामला है, देखिए जैसे मैंने कहा कि यहाँ से जो अनुच्छेद हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, उनके अर्थ इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो बात करते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के प्रमुख अनुच्छेदों की। अनुच्छेद कौन कौन से हैं, प्रमुख अनुच्छेद कौन कौन से हैं, तो देखिए अनुच्छेद 36 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और कहाँ तक पहुँचेंगे, 51 तक। तो अनुच्छेद 36 में है राज्य शब्द की परिभाषा। राज्य शब्द की परिभाषा, ये डेफिनेशन आर्टिकल 12 में भी है। अब ये इम्पोर्टेंट नहीं है आर्टिकल। राज्य शब्द की परिभाषा 2 जगह मिलती है हमें, एक जगह मिलती है अनुच्छेद 12 में और एक जगह मिलती है अनुच्छेद 36 में। यह राज्य शब्द का मतलब क्या है, राज्य शब्द का मतलब देश भी है, राज्य शब्द का मतलब स्टेट भी है, राज्य शब्द का मतलब संस्था भी है। संस्था भी राज्य शब्द के अंतर्गत है। ठीक है, तो आप याद रखें कि राज्य का मतलब क्या है, देश भी है, राज्य का मतलब राज्य भी है, राज्य का मतलब कोई संस्था भी है। ठीक है, तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, परिभाषा है सिर्फ। अनुच्छेद नंबर 37, अनुच्छेद नंबर 37 क्या है, इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है।
परिवर्तनीय नहीं है, फिर भी राज्य का कर्तव्य है कि फिर भी राज्य का कर्तव्य है फिर भी राज्य का कर्तव्य है कि वह इन्हें विधि निर्माण में शामिल करे। वह इन्हें विधि निर्माण में शामिल करे। अब देखो ये लाइन कितनी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। इतनी लाइन इम्पोर्टेंट है कि देखिए, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। ये कौन से अनुच्छेद में लिखा गया है? आर्टिकल नंबर 37 में। हालांकि विशेषता में मैंने बता दिया था, मैंने विशेषता में बोला था कि वाद योग्य नहीं है, ये गैर न्यायोचित है, अर्थात न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। अगर कोई स्टेट डीपीएसपी को लागू नहीं करता है तो न्यायालय का दरवाज़ा नहीं खटखटाया जाएगा। बस आपको याद रखना है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। ये कौन से अनुच्छेद में लिखा गया है? तो आर्टिकल नंबर 36 में राज्य शब्द की परिभाषा है। आर्टिकल नंबर 37 में कहा गया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। याद रखेंगे, इतनी बात आपको जो है याद रखनी है, यही बात आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद नंबर 38 में क्या है? अनुच्छेद नंबर 38। देखो 38 के पहले वाले हिस्से में लिखा गया है, फर्स्ट पार्ट में, लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए, लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए, राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करे के लिए, राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था, ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करेगा, जो प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त हो। जो प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय प्रदान करे। इसी के 38 के दूसरे पैराग्राफ में क्या बोला गया है? इसे कहते हैं 38A, 38B, 38 क, 38 ख, ऐसे भी कह सकते हो। राज्य आय प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा सुविधाओं
सुविधाओं तथा अवसरों की असमानताओं को समाप्त करने का प्रयास करेगा। असमानता को समाप्त करने का प्रयास करेगा। और ये बेटा लिखा गया था, ये आया था 44वां संशोधन, इसे मेंशन करा गया है 44वां संशोधन 1978 में। 44वां संशोधन 1978 में ये 38 का ख लागू हुआ था। इसे कै बोल सकते हो, इसे ख बोल सकते हो। यह 38 का पहला और 38 का दूसरा पार्ट आप कह सकते हो। 38(1), 38(2। देखो पहले में 36 में क्या था, राज्य शब्द की परिभाषा। 37 में क्या लिखा गया था, एक लाइन में याद रखना आपको, राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। बस इतनी सी बात याद रखनी है, कोर्ट कुछ नहीं करेगा इसमें। और देखिए ये दो बात आप देखिए, इनको देखिए। पहला आप एक शब्द यहाँ से याद रखना है, लोक कल्याण की बात, लोक कल्याण की अभिवृद्धि। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। लोक कल्याण की अभिवृद्धि, ये बताइए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के किस अनुच्छेद में है, 38 क या 38 का पहला। लोक कल्याण की अभिवृद्धि बहुत इंपॉर्टेंट है, इतनी बात आपको याद रखनी है बस पेपर के लिए। लोक कल्याण की अभिवृद्धि भाग नंबर 4 के अनुच्छेद 38 में आती है। लोक कल्याण की अभिवृद्धि, लोक कल्याण का मतलब होता है जनता के कल्याण की वृद्धि के लिए राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करेगा। राज्य ऐसी व्यवस्था बना के चलेगा जो प्रत्येक व्यक्ति को, हर एक आदमी को सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय प्रदान कर सके। प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात है, बताओ, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय थे, 3, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। तो ऐसी व्यवस्था को बनाने का काम स्टेट करेगा जिससे हर आदमी का कल्याण हो, हर आदमी को लाभ पहुंचे। किसी विशेष समुदाय के लिए स्टेट ऐसा नहीं करेगा। एक बात बस इतनी सी याद रखनी है आपको कि लोक कल्याण की अभिवृद्धि जैसे शब्द किस अनुच्छेद में आते हैं। मैं टेस्ट पेपर कराऊंगा तब आपको लगेगा कि यहाँ से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। लोक कल्याण की अभिवृद्धि आर्टिकल नंबर 38 का हिस्सा है। तो लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था को बनाएगा या प्रयास करेगा जिससे प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की प्राप्ति हो। ठीक है। दूसरी बात देखिए, यह 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 में और इसको जोड़ा गया कि राज्य आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं तथा अवसरों की असमानता को समाप्त करने का प्रयास करेगा। राज्य ऐसी कोशिश करेगा कि लोगों के भीतर जो असमानता है, आय के मामले में, प्रतिष्ठा के मामले में, सुविधा के मामले में, उस असमानता को दूर करने का प्रयास करेगा राज्य। राज्य की जिम्मेदारी बनती है कि असमानता को दूर करने की वो कोशिश करे। अब देखो, तुमने देखा होगा सरकार जो है वो ट्रांसपोर्ट के लिए रोडवेज बस लगाती है। वो रोडवेज बस मान लीजिए अगर ना होती, चलिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट को छोड़ दीजिए, हम बात कर रहे हैं सरकारी ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं हम, निजी ट्रांसपोर्ट को छोड़ दीजिए आप। अगर ये ना होता, आदमी के पास में अपने अपने वाहन होते, तो जिनके पास नहीं होते उनका क्या होता, बोलो। तो राज्य ऐसी व्यवस्था को बनाएगा जिससे असमानता दूर हो। ठीक है, चाहे वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात हो या वो अन्य संसाधनों की बात हो। ठीक है। तो इसमें 38 का पहला बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट। लोक कल्याण की अभिवृद्धि की बात कहाँ दिखाई देती है हमें, आर्टिकल नंबर 39, 39 के कई सारे हिस्से हैं और एक एक हिस्से को पहले आप देखेंगे, मेंशन करेंगे
तो अनुच्छेद नंबर 39, अनुच्छेद नंबर 39, अनुच्छेद 39 का पहला, राज्य प्रत्येक स्त्री और पुरुष को समान रूप से, राज्य प्रत्येक स्त्री व पुरुष को समान रूप से, समान रूप से जीविका के साधन, जीविका के साधन उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा, उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। पहली बात। दूसरी बात, भौतिक संसाधनों के स्वामित्व और नियंत्रण, स्वामित्व और नियंत्रण की ऐसी व्यवस्था करेगा, ऐसी व्यवस्था करेगा जिसमें अधिक से अधिक सार्वजनिक हित हो, जिसमें अधिक से अधिक सार्वजनिक हित हो। समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन, राज्य ऐसी व्यवस्था करेगा राज्य ऐसी व्यवस्था करेगा जिसमें श्रमिक पुरुषों, जिसमें श्रमिक पुरुषों कोमा स्त्रियों के स्वास्थ्य, स्त्रियों के स्वास्थ्य कोमा शक्ति, और बालकों की सुकुमार अवस्था का, और बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो, दुरुपयोग न हो। इसमें देखो क्या क्या इम्पोर्टेंट हैं वो आप देख लीजिए। पहले इम्पोर्टेंट ये है, इसमें देखिए एक याद रखना है, हाँ, जीविका के साधन, जीविका के साधन जो शब्द आया है, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, राज्य ऐसी व्यवस्था को अंजाम देगा
जिससे महिला और पुरुष को समान रूप से जीविका के साधन उपलब्ध हो। तो समान रूप से जीविका के साधन ये किस अनुच्छेद का हिस्सा है? अनुच्छेद 39 का पहला, जीविका के समान साधन। ठीक है, तो समान रूप से जीविका के साधन किस आर्टिकल में आते हैं? 39(1) में। दूसरे में लिखा गया है भौतिक संसाधनों के स्वामित्व मतलब मालिकाना हक और नियंत्रण की ऐसी व्यवस्था करेगा जिसमें अधिक से अधिक सार्वजनिक हित हो। जो सरकारी परिसंपत्तियां हैं, सरकारी संसाधन हैं, उन सरकारी संसाधनों को ऐसा नहीं है कि वो निजी व्यक्तियों को बांट देगा, बल्कि ऐसी व्यवस्था को अंजाम देगा जिससे अधिक से अधिक लोगों को उसका फ़ायदा मिले। देखो ये इम्पोर्टेंट है, चौथा पार्ट इसका, तीसरा मैंने लिखा नहीं है। समान कार्य के लिए समान वेतन, कार्य समान वेतन समान, ये किस अनुच्छेद में आता? 39 के चौथे में। ऐसे आएगा 39 का 4। मैंने तीसरा लिखा नहीं है, 1, 2, 4 लिखा, फिर तीसरा मैंने छोड़ दिया, इतना इम्पोर्टेंट नहीं था वो। राज्य ऐसी व्यवस्था करेगा जिसमें श्रमिक पुरुष, अगर कोई मजदूर आदमी है या कोई महिला है, तो ऐसी व्यवस्था को बनाकर चलेगा कि उनके स्वास्थ्य और उनकी शक्ति का किसी भी प्रकार से हनन ना हो, मतलब उनकी जान जोखिम में ना हो। ऐसा नहीं कि वो आपको जो है जोखिम भरे कामों पर ऐसा लगा देगा जिससे उसके आपकी उस व्यक्ति की जान चली जा, और बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग ना हो। इसका मतलब ये आर्टिकल 24 की तरह है, ये वाला इतना हिस्सा आर्टिकल 24 की तरह है। इसमें कहा गया है कि 14 वर्ष तक के से कम उम्र के बच्चों को जोखिम भरे कामों पर नहीं लगाया जाएगा। इसकी एक झलक आपको मिलती है 38 के 39 के 5वें में। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ आर्टिकल हैं, बाकी देख लेंगे कल। ठीक है, चलो भैया।